Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of July 2020. तो complete the Hindu का newspaper analysis देखेंगे 24 जुलाई के लिए. बिफोर वी स्टार्ट, जो हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी नीचे दी हुई है, तो आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं. तो दिस इज़ फॉर यू पीपल. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, चुसुल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो चुसुल जो न्यूज़ में रहता है वो किन कंट्रीज़ के बीच का है या कहाँ का बॉर्डर है? इंडिया चाइना, चाइना नेपाल, चाइना एंड भूटान, नन ऑफ दी अबव. तो चुसुल वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, यू ऑल नो दैट. इंडिया चाइना के बीच का ये इशू है. एंड द कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना दे बिगेन रिसेंटली एट चुसुल बॉर्डर ओनली. तो जो ईस्टर्न लद्दाख पार्ट में चुसुल है, वहाँ पर ही ये जो कमांडर लेवल की बातचीत इंडिया और चाइना के बीच शुरू हुई थी, वो वहीं हुई थी. एंड दिस वॉज द फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना. जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है, उनके बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में चुसुल में ही ये सब बातचीत हुई थी. Second question is, World Wildlife Crime Report 2020 was recently released by. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 रिसेंटली किसने रिलीज की थी? ऑप्शंस आर ए ट्रैफिक, बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, या डी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट. ये तो आपके लिए फैक्ट हो गया. And the threat that wildlife trafficking posed to nature and biodiversity was cited by this report. तो क्या थ्रेट ट्रैफिकिंग के कारण, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के कारण बायोडाइवर्सिटी को हो रहा है, वो पूरी चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी. इट आउटलाइंड हाउ ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, देयर बुचरिंग एंड सब्सिक्वेंट इलीगल सेल इंक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिसीजेज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन. इसी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो ट्रैफिकिंग है वाइल्ड स्पीशीज़ की, उनकी बुचरिंग है, उस कारण से जो जूनोटिक डिसीजेज हैं, यानी कि जो डिसीजेज एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती हैं, वो कितनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पैंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड वर्ल्ड वाइल्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड. ओके, याद रखिएगा, pangolins are the most trafficked wild animals in the world, with the scissor of their scale increasing 10-fold between 2014 and 18. तो 2014 से 18 में 10 गुना बढ़ गया है ये इनकी ट्रैफिकिंग पैंगोलिन्स की. याद रखिएगा, पैंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. ओके, तो याद रखिएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन हैज बीन, द कंट्रीज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन. तो कंट्री की पहली ई लोक अदालत अभी रिसेंटली कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. कंट्रीज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? ऑप्शंस आर ए केरला, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, या डी नन ऑफ दी अबव. तो कंट्री की पहली ई लोक अदालत, फर्स्ट एवर ई लोक अदालत कहाँ पे हुई थी? सॉरी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, नन ऑफ दी अबव. क्यों नन ऑफ दी अबव? क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़. रिसेंटली छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेज इंडियाज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत. याद रखिएगा, रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज की थी इंडिया की पहली ई लोक अदालत. द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज द ई लोक अदालत. तो किसने किसने ऑर्गेनाइज की थी? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने, और ई जो स्टेट का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है ना. तो ये नालसा एक्ट के अंतर्गत आती हैं. Now, case related to money like settlements, accidental claims, bouncing of checks, besides family disputes, among others, are usually resolved by the लोक अदालत. तो लोक अदालत यही सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए रहती हैं बेसिकली. तो ये वहाँ पे हुआ था, एंड छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर रहेगा. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छी 3 चीज़ें सीखने को मिली होंगी. Now let's move ahead with the news analysis part. First news is from the front page. Supreme Court rejects Rajasthan Speaker's plea to stay High Court proceeding. अब हुआ क्या है कि जो स्पीकर हैं राजस्थान के, उन्होंने क्या किया है कि एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए बोला था अगेंस्ट दोज, मतलब कि जो एमएलएज थे अभी रिसेंटली राजस्थान में, सॉरी, है ना. तो जैसे सचिन पायलट और उनकी जो टीम थी जिसने कि जो अलग होना चाहते थे तो अशोक गहलोत की पार्टी से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी. अब इशू यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का है. अब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था. तो
इनका देखो कहना क्या था, इनका कहना ये था कि एंटी डिफेक्शन यानी कि जो 10th शेड्यूल है उसमें स्पीकर के पास पावर होता है कि वो डिस्क्वालीफाई करे, और जब वो डिस्क्वालीफाई कर देगा तो उसके बाद जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। तो स्पीकर का कहना भी गलत नहीं, स्पीकर का कहना ये है कि किहोतो होलोहन जो केस था, ये देखो केस लिखा है 1992 का किहोतो होलोहन एंड वर्सेस जजीलू जो केस है, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि एक तो उन्होंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि जो एंटी डिफेक्शन में जजमेंट होगा वो स्पीकर पास करेगा, एंड जब स्पीकर जजमेंट पास कर देगा उसके बाद ही इंटरफेरेंस यानी कि जुडिशियल रिव्यू या जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट या जुडिशरी कर सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे स्पीकर भी कह रहा है कि नो जुडिशियल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर टिल आई मेक माई फाइनल डिसीजन इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। स्पीकर का कहना है टिल आई मेक द फाइनल डिसीजन इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग नो जुडिशरी कैन इंटरफेयर। अब यहाँ पे देखो बात चल रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दी, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप अभी जजमेंट पास नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े इश्यूज उठाए, उन्होंने कहा है कि क्या अगर कोई एमएलए डिसेंट करना चाहे तो क्या उसके डिसेंट को हम ये मानेंगे कि ही इज वॉलेंटरली गिविंग अप द सिटीजनशिप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, तो क्या उसके ऊपर क्या उसकी वॉइस ऑफ डिसेंट को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, क्या लेजिस्लेटर की कोई वॉइस ऑफ डिसेंट होती भी है या नहीं होती। अगर वो डिसेंट करता है इसका मतलब है वो पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन का लगा देते हो आप लोग। लेकिन क्या अगर कोई लेजिस्लेटर अपने पार्टी के अगेंस्ट कुछ कहना चाहता है तो क्या वो नहीं कह सकता। नो दिस इज अ ब्रॉडर क्वेश्चन विच हैज बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि वो डिसाइड करेंगे आई थिंक। नाउ मैं थोड़ा सा आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में बताता हूँ। एंटी डिफेक्शन जो था वो 10th शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल आपको वही पता है, 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड बाय दिस, और ये 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था, ठीक है ना, राजीव गांधी तब इसको लेकर के आए थे, ठीक है। अब द डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन इज गिवन बाय द चेयरमैन और द स्पीकर, और ये जो होता है डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यूज पे लगता है, जुडिशियल रिव्यूज पे लगता है। नाउ कब कब डिस्क्वालिफिकेशन होगा, इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई मेंबर किसी पार्टी का वॉलंटरली उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे तो उसके अगेंस्ट डिफेक्शन लग जाएगा। देन अगर वो वोट कर दे या वोट में पार्टिसिपेट ना करे या अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर के वोट करे तो भी उसके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। देन थर्ड है, इफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद तो उसके अगेंस्ट भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन का लग जाएगा। और अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और अपने नॉमिनेशन के बाद, लेजिस्लेचर में नॉमिनेशन के बाद 6 महीने तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करता है और 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके अगेंस्ट भी लग जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन द एंटी डिफेक्शन, जहां पे एंटी डिफेक्शन लगता है। नाउ ब्रॉडर क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो ये है, हाउ विल द डेमोक्रेसी सर्वाइव, अगर लेजिस्लेचर डिसेंट नहीं करेगा तो डिसेंट करने की पावर क्या उनके पास है या नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज द बिगर क्वेश्चन जो ना, कैन द वॉइस ऑफ डिसेंट बी शट डाउन इन डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि छोटा मैटर नहीं है, ये बड़ा मैटर है। नाउ वुमेन ऑफिसर्स नाउ गेट अ परमानेंट कमीशन इन आर्मी, तो फाइनली जो फॉर्मल ऑर्डर था परमानेंट कमीशन का, यानी कि जो उनकी सर्विस पीरियड है वो परमानेंट सर्विस पीरियड जो 20 साल का पीरियड होता है उससे ज़्यादा का रहेगा। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने इशू किया है फॉर्मर गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांटिंग द परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। पहले क्या होता था, जैसे वो 10 साल प्लस एक्सटेंडेड 4 साल की जॉब करती थी उसके बाद उनको जॉब छोड़ना पड़ता था, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन। नाउ विमेन ऑफिसर्स को कमांड लेवल ऑफिसर्स के, मतलब तो क्या होता था, अगर कम सर्विस रहेगी तो वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे और बड़ी कमांड सर्विसेज में नहीं जा पाएंगे, मतलब कमांड पोजीशंस पे नहीं जा पाएंगी। अब क्या हुआ है, नाउ बाय गिविंग दिस थिंग तो उनको क्या है, परमानेंट कमीशन मिल गया है इन ऑल द कमांड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। अब कॉम्बैट के अलावा बाकी सारी कमांड पोजीशंस में उनको मिल जाएगा पोस्टिंग अच्छी। क्यों, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि विमेन को आप परमानेंट कमीशन ग्रांट करो इन ऑल द कमांड पोस्टिंग्स एंड कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल द सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। ओके, तो इन्होंने बोला था कि कमांड पोस्टिंग्स अदर देन कॉम्बैट और आप उनको परमानेंट कमीशन ऑर्डर करो, ठीक है ना। उनकी स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, ठीक है ना। और इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो है आपका एडवोकेट जनरल, जज एंड एडवोकेट जनरल एंड
आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, ये सारे इनके लिए ओपन है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेगा, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज कर्व्स ऑन बिडर्स फ्रॉम फ्यू नेशंस। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अमेंड करके उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑन द बिडर्स फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ऐसी कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है क्या, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, और इनेबल कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिडर्स फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है ना। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है प्रोक्योरमेंट में। अगर कोई मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है और अगर उसको कुछ प्रोक्योर करना है, यानी कि कोई गुड या कोई सर्विस कुछ भी प्रोक्योर करना है, तो उसको पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने के बाद ही वो ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब कि वो प्रोक्योरमेंट के लिए बिड कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए वो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन द बिडर्स फ्रॉम फ्यू नेशंस, ताकि उनको प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर्स ना मिले, ठीक है ना। गवर्नमेंट कुछ भी प्रोक्योरमेंट करता है, कोई सर्विस प्रोक्योर करता है, कोई गुड प्रोक्योर करता है, तो पहले आ जाते थे, बट अब क्या किया इन्होंने ये कहा कि अगर आप लैंड बॉर्डर शेयर करते हो तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं आ सकते, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद ही आप आ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एनजीटी पुल्स अप हरियाणा गवर्नमेंट ओवर वेवर। तो एनजीटी ने हरियाणा गवर्नमेंट को पुल अप किया, मतलब खींच लिया है ऑन द ओवर वेवर। तो ये अब देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो न्यूज़ है वो एनजीटी के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लो, यहाँ पे एनजीटी के बारे में मैंने पूरे नोट्स लिखे हैं। व्हाट इज एनजीटी? तो इट्स ए स्पेशलाइज्ड बॉडी जो कि सेटअप की गई थी एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 फॉर डिस्पोजिंग केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के केसेस को डील करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना। एंड विद दिस इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप ए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। ऐसी तीसरी कंट्री बन गई जिसने कि कोई इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया हो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो पहली ऑस्ट्रेलिया थी, दूसरी न्यूजीलैंड थी, लेकिन इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री थी टू डू सो, याद रखिएगा, है ना। Now NGT is mandated to make disposal of application of appeals within 6 month। तो 6 महीने तक का टाइम रहता है इनके पास करने के लिए। इनकी जो प्रिंसिपल बेंचेस हैं वो आपकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। इसका कोड है CPCB, याद रखिएगा CPCB, यानी कि चेन्नई, पुणे, कैलकाटा एंड आपका भोपाल, CPCB। तो ये इसका कोड भी है, याद रख सकते हैं आप। एनजीटी का स्ट्रक्चर देखें तो ट्रिब्यूनल कंप्राइजेज ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स, एंड दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, एलिजिबल नहीं रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, द चेयरपर्सन होता है इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। And a selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial members and expert members। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। And there are at least 10 and maximum 20 full time judicial members and expert members in the tribunal। तो tribunal याद रखिएगा क्या क्या है। अब tribunal is not bounded by the procedure laid out by the Code of Civil Procedure 1908 but will be guided by the principle of natural justice। ये लाइन याद रखिएगा, यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसका अपीलेट जुरिडिक्शन भी रहता है टू हियर अपील एज अ कोर्ट ट्रिब्यूनल। एंड द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ एक्ट्स हैं जो कि इसके अंतर्गत रहते हैं। वो एक्ट्स कौन कौन से हैं? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब 2 एक्ट इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रहते हैं इसके अंदर, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और 72 का उल्टा 27 का फॉरेस्ट एक्ट, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट। ये दोनों के केसेस को ये नहीं डायरेक्टली हियर करता है एनजीटी, याद रखेगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
सो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि चैलेंजेस में ये चीज़ आती है कि 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 हैव बीन केप्ट आउट ऑफ एनजीटीज जुरिस्डिक्शन। 2006 का जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है वही 1927 का फॉरेस्ट एक्ट भी है, तो ये दोनों ही इसके अंदर नहीं आते, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, ये आप बाकी के केसेस कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। अगली जो न्यूज़ है वो है डीआरडीओ सेट्स अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह। तो डीआरडीओ ने एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की है लेह में। अब डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्टैब्लिश की है एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लेह में। अब ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी है कोविड-19 फैसिलिटी, तो यह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी कि दिहार। याद रखिएगा, अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि दिहार क्या है तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना, बता देना दिहार है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ओके, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। अब ये है बेसिकली टू इनहैंस द रेट ऑफ टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई कोरोना वायरस केसेस इन यूटी ऑफ लद्दाख। तो याद रखिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डीआरडीओ ने सेटअप किया है कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। डीआरडीओ के बारे में आप सबको पता है कि ये वर्क करता है अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। एंड ये जो मिसाइल सिस्टम्स है, मतलब आपकी जो मिसाइल्स और ये सब ये इस्टेब्लिश करने का काम करता है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनकम्बेंट चेयरमैन है डीआरडीओ के। एंड डीआरडीओ बना कब था? डीआरडीओ बना था 1958 में, आफ्टर कंबाइनिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 चीज़ें मिली थी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी का था, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, उसके अलावा डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों मर्ज हुए थे, तब जाके 1958 में आपका डीआरडीओ बना था, ठीक है ना। डीआरडीओ जो है आपका मेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको भी हैंडल करता है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली, जो ये इंटीग्रेटेड मतलब कि मिसाइल डेवलपमेंट प्लान जो था। इट फाइनली गॉट द अप्रूवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन 1983। और इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं बेसिकली वो है पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, देन अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, देन त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, देन आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, देन नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। तो ये आपको मिसाइल्स भी याद रखने हैं। अगर आपको याद रखना है IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो याद रखिएगा ये 5 है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, देन नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। तो ये आप सारे याद रखिएगा नाम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम एज वेल, ठीक है ना। एंड आगे मूव करते हैं। इन सिटी ऑफ जॉय कोलकाता ग्लूम ग्रिप्स आइडल मेकर्स एज कोविड-19 ड्राइव्स पूजा ऑर्डर्स। अब क्या हुआ है कि जो कोविड-19 है वो ना केवल इकोनॉमी को, ना केवल उसको, बल्कि सोसाइटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो काफ़ी जिनका वेट किया करते थे लोग, बट अब वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। सेम इज़ हैपनिंग विद द सिटी ऑफ जॉय दैट इज़ कोलकाता, जहाँ पर कि जो आइडल मेकर्स हैं, अब वहाँ पे ग्रुप ऑफ आइडल मेकर्स को बोलते हैं कुमार तुली। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुमार तुली अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? दे आर द फेम्ड आइडल मेकर कॉलोनी नॉर्थ कोलकाता। आइडल मेकर्स की कॉलोनी है नॉर्थ कोलकाता की, जिसको कुमार तुली बोलते हैं। एंड दे आर बेसिकली मतलब कि पहले ये सब होता था बेटे कि बहुत ज़्यादा ये गॉडेस दुर्गा के बहुत सारे आइडल्स और ये सब बनाए जाते थे, बट ऑर्डर्स जो है इस बार वो कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ठीक है ना। एंड दुर्गा पूजा इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ईगरली अवेटेड फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि जो दुर्गा पूजा है वो वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल है। और ऐसे में अगर कोविड-19 आ जाए और वहाँ पे जो बेसिकली जो पूरी खुशी है वो ख़त्म कर देगा एक तरीके से, तो है ना। तो वही चीज़ हो रही है विद द आइडल मेकर्स, जो कुमार तुली है वहाँ पे, उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। देन अगला जो न्यूज़ है वो है वुमेन एट वॉर। वुमेन एट वॉर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये रिटायर्ड है। शी सर्व्ड इन द इंडियन एयर फोर्स
फॉर 8 ईयर्स बिटवीन 1996 एंड 2004। तो इन्होंने सर्व किया था एयरफोर्स में फॉर 8 ईयर्स बिटवीन 1996 एंड 2004 एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शौर्य चक्र फॉर वेलर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में इनको इनकी वीरता के लिए शौर्य चक्र भी दिया गया था एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शौर्य चक्र फॉर दैट वेलर। ओके, गुंजन सक्सेना इज द नेम, यू कैन रिमेंबर दिस नेम। लेट मी शो यू दीज न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़ पेपर एज वेल, नहीं तो आप लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई ये कैसी है। हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पे भी है। तो अगली न्यूज़ है कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार लेक डेवलपमेंट। अब सबसे पहला बात फैक्ट तो आपको याद रखना कि लोनार लेक कहाँ पर है, तो लोनार लेक है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अगली बार इसका जो पानी है वो पिंकिश हो गया है। पिंकिश क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। कल भी मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट लविंग यानी कि हेलोफिलिक बैक्टीरिया है ना, हेलोआर्किया जिसको बोलते हैं, हेलोआर्किया या हेलोफिलिक बैक्टीरिया है, उसके कारण से ये है, ठीक है, दोनलिया के कारण नहीं है, याद रखिएगा। अब ये जो लेक है ये ओवल शेप्ड लेक है एंड इट वाज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड आफ्टर अ मीटियोराइट हिट द अर्थ सम 50,000 ईयर्स अगो। तो 50,000 साल पहले कोई मीटियोराइट था जो कि आके टकरा गया और इसने लोनार लेक बना दिया, ठीक है ना। एंड ये आपका बुल्ढाना महाराष्ट्र में है एंड द कलर जो था वो भी रिसेंटली पिंकिश हो गया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से मैंने बता दिया, ओवल शेप्ड लेक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसका एडिटोरियल था जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अभी हम जो चीज़ बता रहे थे आपको, जो हमने बीच में न्यूज़ आइटम्स बताए हैं वो देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की ये देखो सेटिंग अप ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। देन मैंने आपको आगे ये बताया कि सिटी ऑफ जॉय द ग्लूम ग्रिप्स आइडल मेकर्स ऑफ कोविड-19 के कारण जो ग्लूम आ गया है वहाँ पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे विमेन एट वॉर में मैंने आपको बता दिया गुंजन सक्सेना के बारे में। शी served in the Air Force from 1996 to 2004 and she was the first woman to receive शौर्य चक्र। अब देखो इतने सारे इसमें सा और शाह हैं कि थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है ना। तो देखो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शौर्य चक्र, एक साथ ये तो बोलना, ये तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप का हो गया यार, है ना, कि एक साथ ऐसा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपको मैंने बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एक है चाइना लॉन्चेस एम्बिशियस मार्स मिशन वाया लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट। तो अब चाइना ने अपना एम्बिशियस जो मार्स मिशन है उसको लॉन्च किया है वाया लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। अब इस प्रोग्राम का नाम है तियानवेन-1। द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज तियानवेन-1। इसका मतलब होता है क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ, याद रखिएगा। द मीनिंग इज क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ एंड इट विल लुक फॉर द अंडरग्राउंड वाटर इफ इट्स प्रेजेंट। या क्या करेगा बेसिकली, ये अंडरग्राउंड वाटर ढूंढने की कोशिश करेगा अगर वो प्रेजेंट हुआ तो, एज एविडेंस फॉर पॉसिबल लाइफ। तो नाम है याद रखिएगा तियानवेन-1। China has launched this ambitious mission, the ambitious Mars mission over via the Long March 5। अब याद रखिएगा USA is also aiming to launch Perseverance। याद रखिएगा USA भी अपना Perseverance लॉन्च करने वाला है। It is its most sophisticated Mars rover ever from Cape Canaveral, Florida। नेक्स्ट वीक, अगले ही वीक Perseverance भी लॉन्च करने वाला है। तो आपको तियानवेन-1 भी याद रखना है कि वो चाइना का आपका मार्स मिशन का है। देन आपको याद रखना है यूएसए का परसीवरेंस के बारे में कि परसीवरेंस क्या है। परसीवरेंस भी यूएसए के द्वारा लॉन्च किया जाएगा एंड इट इज इट्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्स रोवर एवर फ्रॉम केप कैनावरल। ओनली यूएसए हैज सक्सेसफुली लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मार्शियन सॉइल। ओके, याद रखिएगा केवल यूएसए ही है ऐसा जिसने कि सक्सेसफुली लैंड किया है स्पेसक्राफ्ट ऑन द मार्शियन सॉइल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंडिया ने भी तो कर दिया। इंडिया ने लॉन्च करके उसके ऑर्बिट में घूमा है, रोटेट किया है। मॉम जो था ना मार्स ऑर्बिटर मिशन था, लैंडर मिशन नहीं था। तो कई लोग मेरे को फिर बाद में बोलते हैं कि सर अरे आपने उल्टा बता दिया, मार्स एमओएम ने भी तो किया था। एमओएम ने लैंड नहीं किया मार्स में जाकर के, एमओएम ने ऑर्बिटर में वो किया था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और सेबी न्यूज़ में था तो सेबी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो आज आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स अब ऐसे ही न्यूज़ रहा करेंगे थोड़ा डिटेल में और हर चीज़ आपको बताई जाएगी अब, है ना। तो कोई भी कोशिश यही करेंगे कि हम कोई भी चीज़ मिस ना करें और अगर कोई चीज़ रिपीट हुई हो रही तो रोज़ रिपीट कर देंगे उसको, ठीक है ना, जैसा हम पहले करते थे। सेबी के बारे में बात करें तो सेबी की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 12 अप्रैल 1992 को स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। वैसे अगर बना कब था, 1988 में बना था, याद रखिएगा
सेबी बना 1988 में था, बट स्टैट्यूटरी पावर उसको 1992 में सेबी एक्ट के थ्रू दी गई थी, सेबी एक्ट ऑफ 1992। इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया था, ठीक है ना। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, controller of capital issues was the regulatory authority. It derived authority from the Capital Issues Controller Act of 1947। तो यहाँ पे कैपिटल इश्यूज कंट्रोलर एक्ट था 1947 का। 1988 में सेबी कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ठीक है, 1988 में जो मैंने बताया। फिर 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर भी दे दी गई, ठीक है ना, इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इसमें बोर्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है, ये बाकी कमिटीज और ये सब बनाते हैं। इसका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब सेबी ने अगर कोई जजमेंट दिया और अगर आप उस जजमेंट से खुश नहीं है तो आप कहीं ना कहीं तो जा सकते हैं ना, तो आप जहां जा सकते हैं वो है आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। एंड इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, 2 मेंबर होते हैं। इसमें एक सिविल कोर्ट की सारी पावर्स रहती हैं। अगर आपको सैट के डिसीजन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। याद रखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सैट भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक्ट के थ्रू ही आई थी, ठीक है ना, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इसके पास क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल, सेबी जो है क्वासी लेजिस्लेटिव क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये रेगुलेशन ड्राफ्ट कर सकती है, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है, रूलिंग पास कर सकती है, पेनल्टीज इंपोज कर सकती है। याद रखिएगा, पेनल्टीज भी इंपोज कर सकती है, रूलिंग्स भी पास कर सकती है, इंक्वायरीज भी कंडक्ट कर सकती है एंड रेगुलेशंस भी ड्राफ्ट कर सकती है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक अमेंडमेंट 2014 में आया, सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट। सेबी इज नाउ एबल टू रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम वर्थ ₹100 करोड़। अगर 100 करोड़ से आते हैं तो कोई मनी पूलिंग स्कीम है तो उसको रेगुलेट करने का पावर जो है वो सेबी के पास है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी के पास ये पावर भी है। अगली जो न्यूज है वो है एक्सपर्ट पैनल टू सून क्लैरिफाई ऑन डाटा शेयरिंग बिटवीन राइवल्स कंपीटिंग बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक्सपर्ट पैनल जो है वो सून क्लैरिफाई करेगा ऑन डेटा शेयरिंग बिटवीन राइवल्स, यानी कंपीटिंग बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एस गोपाल कृष्णन, जो इन्फोसिस के को फाउंडर थे, उनके एंड एंजल इन्वेस्टर इज हेडिंग, तो इन्फोसिस को फाउंडर एंजल इन्वेस्टर है एस गोपाल कृष्णन, उनके द्वारा हेड की जा रही है एक एक्सपर्ट कमेटी और नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मतलब कि क्या कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, इसको हेड कर रही है कमेटी एस गोपाल कृष्णन कमेटी, एस गोपाल कृष्णन, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ओवर द फेयरनेस ऑफ द रिक्वेस्ट टू शेयर नॉन पर्सनल डेटा, द नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी वुड बी द आर्बिट्रेटर। तो नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी है जो कि आर्बिट्रेटर होगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या वो इन्फॉर्मेशन नॉन पर्सनल है जो कि शेयर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ठीक है ना। दैट इज द थिंग इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जो कमेटी है उसको हेड कौन कर रहा है, उसको हेड कर रहा है एस गोपाल कृष्णन, याद रखिएगा, द इन्फोसिस को फाउंडर। अब आज के हम एडिटोरियल्स पे आते हैं। लेट मी शो यू द एडिटोरियल्स एज वेल। मैं आपको एडिटोरियल्स दिखा देता हूं जो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एडिटोरियल है वो एक सेकेंड, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। तो कैलिब्रेटेड बैलेंस है ये आर्टिकल पहला, और इसमें हम इंडिया की जो नई पॉलिसी उसके बारे में जानेंगे, नाम के बारे में जानेंगे। देन एस्केलेटिंग टेंशंस, इन दोनों आर्टिकल्स को मर्ज करके हम देखेंगे, सारा जो 2 आर्टिकल्स इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे। सबसे पहले भी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट था एज अ कंसेप्ट, जो हमारा नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट था, दैट हैज़ बीन अ बाइगॉन एरा कंसेप्ट, वो बीते हुए जमाने का कंसेप्ट हो गया है, ठीक है ना। एंड अब जो वर्ड है एक मल्टीपोलर वर्ड है, यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ डेफिनिट स्टैंड। आप ये नहीं बोल सकते हर चीज़ में कि हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम नॉन अलाइंड हैं तो हम कोई जजमेंट नहीं देंगे या कोई अपने व्यूज़ नहीं रखेंगे। तो अब आपको व्यूज़ भी रखने पड़ेंगे और आपको अपने बात भी कहनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यार मैं आपको उसी पेज से पढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़ा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस वाज द थिंग। तो अब उन्होंने ये चीज़ कही। दूसरी चीज़ उन्होंने लेकिन एक चीज़ और क्लियर की, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट को छोड़ने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉन अलाइनमेंट की अब रेलिवेंस नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट में एक कंसेप्ट था कि हम कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे, दैट थिंग होल्ड्स अप इवन टुडे। तो इन्होंने एक चीज़ कही, पहली चीज़ तो ये बोली कि नॉन अलाइनमेंट का जो कंसेप्ट है वो बाइगॉन एरा का कंसेप्ट हो गया है। पहले के ज़माने में ठीक था, आप चीज़ों से दूरी बना लेते थे, आप बोल देते थे कि हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन अब आप नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि ये अच्छी बात है।
अब ऑथर ने सेकंड एडिटोरियल से हम थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं यूएसए और चाइना के रीसेंट टेंशंस के बारे में। तो यूएसए और चाइना के टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशंस हो गए हैं। रिसेंटली यूएसए ने डिसीजन लिया है कि वो चाइना का कॉन्सुलेट जो ह्यूस्टन में उनका कॉन्सुलेट है उसको बंद करने की बात कर दी है। नाउ यूएसए हैज टेकन द डिसीजन टू क्लोज द कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन एंड दैट इज एन अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन इन द स्पीडीली डिटीरियोरेटिंग टाइज। अब आप सबको ऑलरेडी पता है कि चाइना और यूएसए के जो टाइज हैं ऑलरेडी डिटीरियोरेट हो रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने जो ह्यूस्टन का उनका कॉन्सुलेट था वो भी बंद कर दिया। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दैट। ओके, और जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इट has accused China of espionage and they have found fraud and attempted theft of scientific research। तो उन्होंने क्यों बंद किया कि उन्होंने कहा कि चाइनीज जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनके कंट्री में वो इकोनॉमिक एस्पियोनाज कर रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिक एस्पियोनाज कर रहे हैं, देन दे आर अटेम्प्टिंग फ्रॉड एंड दे आर अटेम्प्टिंग द थेफ्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये एलिगेशंस चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम Chinese mission is being closed in USA since both countries normalized diplomatic relations in 1979। दोनों कंट्रीज के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1979 से नॉर्मलाइज होना शुरू हुए थे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यूएसए हैज क्लोज द चाइनीज मिशन। ओके, तो यूएसए ने क्लोज किया किसी चाइनीज मिशन को। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन यूएसए चाइना रिलेशनशिप्स, याद रखिएगा। अब ऑथर ने यहाँ पे और बोला है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके बारे में बोला है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएसए और इंडिया के रिलेशंस के बारे में काफ़ी वोकल थे, और उन्होंने ये भी कहा कि नाम हैज़ वर्कड इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में नाम ठीक है अच्छे से काम कर रहा था, उस समय यूएसए और रशिया थे जो बेसिक थे, और ना ही यूएसए इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना ही रशिया इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता था, तो नॉन अलाइनमेंट वर्क कर गया। बट नाउ द इशू इज दैट कि अब जो पोल है उसमें एक पोल चाइना है एंड चाइना शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया। ये प्रॉब्लम है कि अब जो पावर है वो इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है, इसलिए अब नॉन अलाइनमेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। दो उन्होंने ये जरूर बोला कि हम कोई भी अलायंस को हम नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से नॉन अलाइनमेंट से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऑथर ने लास्ट में यहाँ पे ये भी बताया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी आउटरीच कर रहे हैं, मतलब कि वी आर ट्राइंग टू आउटरीच टू मॉस्को यानी कि रशिया ऑल्सो। वी आर ट्राइंग टू हैव रिलेशनशिप विद मिडिल पावर्स ऑल्सो। मिडिल पावर्स में कौन आते हैं? EU आता है, चाइना आता है, ठीक है ना। तो ये आपके मिडिल पावर्स में है। चाइना तो खैर नहीं आता, पर ऑथर ने लिखा है, तो ऑथर ने लिखा, ठीक है छोड़ो, इतनी छोटी बात हो जाती है। लेकिन अब हम मिडिल पावर्स के साथ, मतलब कि हम चाइना को भी नहीं छोड़ रहे, ऐसा नहीं कि हम यूएसए के साथ पूरा अलायंस बना लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी उन्होंने जब कहा कि हम यूएसए के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता था जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन को फर्दर डिटोरेट कर देता। बट इंडिया ने ये भी कहा है कि हम चाइना को भी नहीं छोड़ेंगे कि हम उनके साथ रिलेशनशिप ना रखें, हम उनके साथ भी रिलेशन रखेंगे और हम उनके साथ भी रखेंगे, यूएसए के साथ भी रखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच वाज देयर। अब नाम की इतनी ज़्यादा बात चल गई तो नाम का बेसिक मैं आपको बताता हूँ। नाम मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है। कोल्ड वॉर के टाइम में जब यूएसएसआर का कम्युनिस्ट एक पोल था और यूएसए का आपका एक कैपिटलिस्ट पोल था, उस समय हमने एफ्रो अमेरिकन जो अफ्रीकन नेशंस हैं आपके, इनके साथ मिलकर के, प्लस आपका जो इजिप्ट हो गया या ये कंट्रीज हो गई, इनके साथ मिलकर के हमने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें हमने बोला कि हम सॉवरेन रहेंगे, वी विल नॉट बी ज्वाइनिंग एनी पोल, और हम सॉवरेन रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे और अपनी पॉलिसीज में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वाज इन आवर माइंड उस समय। अब जो बेसिक डिस्कशंस थे 1955 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का रूप लिया जिसको एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो कि इंडोनेशिया में हुई 1955 में। एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हुई? आपकी इंडोनेशिया में हुई। फिर इसके बाद फर्स्ट नाम समिट, यहाँ से ही स्टार्टिंग हुई नाम की, और फर्स्ट नाम समिट जो हुआ वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में हुआ। बेलग्रेड जो कि आपका कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में है, वहाँ पर ये 1961 में हुआ। और अभी अगर हम बात करें नाम की तो 120 मेंबर्स हैं अप्रैल 2018 का अगर हम डेटा देखें तो, एंड 53 कंट्रीज आर फ्रॉम अफ्रीका, 39 आर फ्रॉम एशिया एंड 26 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड 2 फ्रॉम यूरोप ऑल्सो, जैसे बेलारूस और अजरबैजान है यूरोप की, वो भी इसमें मेंबर है। 17 कंट्रीज एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑब्जर्वर्स एट नाम। सबसे अधिक कंट्रीज याद रखिएगा, अफ्रीकन कंट्रीज सबसे अधिक इसकी मेंबर है, 53 अफ्रीकन कंट्रीज इसकी मेंबर है। The non-aligned movement was founded and held its first conference in Belgrade 1961 under the leadership। अब लीडरशिप कौन कौन की थी? काफी इंपॉर्टेंट, पूछ भी सकता है। जोसेफ ब्रॉज टीटो जो यूगोस्लाविया के हैं,
गमेल अब्देल नासिर इजिप्ट के, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, क्वाबे क्रुमा घाना का एंड सुकर्नो इंडोनेशिया के। तो ये 5 लोगों का नाम याद रखिएगा। 5 पोल्स ऑफ नाम भी कहा जाता है इनको। 5 पोल्स ऑफ नाम में जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया, गामेल अब्देल नासिर इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू इंडिया, क्वामे क्रुमा आपका घाना एंड सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। तो दीज वर द 5 नेम्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 5 नेम्स एज वेल। अब एक आर्टिकल यहाँ पे देखो, सुन विडोंग ने लिखा, यानी कि ये चाइनीज एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने लिखा है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग। हांगकांग में पीस के लिए जो नया सिक्योरिटी लॉ है उसकी तारीफ की है, काफी ज्यादा तारीफ की है। चलो ये भी देख लेते हैं कि क्या लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों हांगकांग में वो लॉ आया, क्या क्या है उसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये सुन विडोंग का आर्टिकल है, टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग। ठीक है, अब जो प्रमोलगेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये इसका नाम है HKSAR। SAR का फुल फॉर्म है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये कहाँ पर है, ये हांगकांग में है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए एक लॉ प्रोमलगेट किया गया बाय द चाइना ने ये लॉ निकाला। द लॉ इज इनैक्टेड फॉर पीपल of ensuring the resolute, full and faithful implementation of the policy of one country two system। अब बेसिकली चाइना का ये कहना है कि इंडिया, जो चाइना और हांगकांग है उसके बीच में वन कंट्री टू सिस्टम है। अब वन कंट्री टू सिस्टम को फुल्ली फंक्शनल बनाए रखने के लिए ही ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो उनका ये कहना है कि जो ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया है ये इसलिए नहीं आया है कि वहाँ पे वो दिक्कत रहे, वो इसलिए आया ताकि वन कंट्री टू सिस्टम, वहाँ पे सिस्टम अच्छे से फॉलो हो जाए। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे लॉ के, तो ऑथर ने कहा कि इसके लॉ के ये इफेक्ट होंगे। फर्स्ट, द लेजिस्लेशन विल गारंटी द सस्टेन्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। सेकेंड, उन्होंने बोला है द लेजिस्लेशन विल प्रोटेक्ट द लॉफुल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ हांगकांग रेसिडेंट्स। The legislation clearly stipulates 4 types of criminal offences and principles of the rule of law such as respecting and protecting human rights। मतलब कि जो लॉ है वो 4 तरीके के क्रिमिनल ऑफेंसेस को बताता है और ये प्रोटेक्ट करेगा लॉफुल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द हांगकांग रेसिडेंट्स को। ओके, तो अब ये देखो मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उनका कहना है कि ये फ्रीडम को मेंटेन करेगा, और जो कि सिक्योरिटी लॉ लाया ही गया कि वहाँ के लोगों की फ्रीडम को छीना जा सके। थर्ड है, द लेजिस्लेशन विल सेफगार्ड long term prosperity and stability of Hong Kong, bring stability in Hong Kong। ओके, ऑथर ने यह भी बोला है कि इंडिया और हांगकांग बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, और ऑथर का ये कहना है कि अगर हांगकांग में पीस रहेगा तो ही इंडिया में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, इंडिया भी प्रॉस्पर रहेगा और इंडिया के रिलेशंस और अच्छे बन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इंडिया जो है वो चाइना का मतलब कि सम्मान करे और उनके साथ उनका सपोर्ट करे इन दिस लॉ जो कि बनाया गया है। ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज। देखो मैंने ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं ये आपको क्वेश्चन में दूंगा। कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफर एन अल्टरनेटिव टू द जो कि नॉर्मल एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या उसका अल्टरनेटिव हो सकता है ना? ये क्वेश्चन आप लिखिए, इसके ऊपर 1 से 2 पन्ने लिख सकते हैं अगर आप तो लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज अपन करा करेंगे, एक दिन आपको एक क्वेश्चन आपको दिया करेंगे होमवर्क के रूप में, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कुछ ज्यादा पॉइंट ये लोग नहीं देते हैं, सबके अपने व्यू पॉइंट है, तो आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और आप उसमें जो भी उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन बी एन अल्टरनेटिव टू द नॉर्मल एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या ये आंसर आप कर पाएंगे, देखते हैं आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करिएगा। बात करते हैं डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज की। तो इंडिया और साउथ कोरिया के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया। एक चीज और मेरे को दिखाना आपको भूल गया, मैं आपको हांगकांग दिखा देता थोड़ा, है ना। तो हांगकांग मैं आपको बताने वाला था, ये हांगकांग वाला था, लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर मेनलैंड चाइना, है ना। और ये जैसे ये वाला पोर्शन जो है, अगर ये पूरा चाइना है तो ये लास्ट में हांगकांग है, तो दिखा दो। तो ये जो था ये पूरा मेनलैंड चाइना वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये आपका यहाँ से फिर मीर्स बे है, यहाँ पे मीर्स बे है, एंड यहाँ पे आपका हांगकांग आता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है, हांगकांग आता है। यहाँ पे हांगकांग आइलैंड भी है ना, एंड कोलून इसमें है। देन यहाँ पे लैंटाऊ आइलैंड भी, यहाँ पे लैंटाऊ आइलैंड भी है, ठीक है। दिस लैंटाऊ आइलैंड, यहाँ मीर्स बे है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज द मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको दिखाना चाहता था रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आगे मूव करते हैं यहाँ पे। अब हम लास्ट चीज़ जो आप देखेंगे आज आर्टिकल में वो है डीपनिंग द
साउथ कोरिया इंडिया टाइज। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि इंडिया और साउथ कोरिया को आगे आना चाहिए और ज़्यादा रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए। इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ बहुत सारी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं with the aim of taking their ties to the next level. However, the economic partnership is struck at $22 billion annually only. तो इंडिया और जो साउथ कोरिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो केवल $22 बिलियन पे अटक के रह गई है एनुअली, ठीक है ना। एंड देयर डिफेंस पार्टनरशिप अपीयर टू हैव रिसीडेड फ्रॉम द ग्रेट ऑल राउंड प्रोमिसेस। तो हमारी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो घटती जा रही है और जो हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो $22 बिलियन पे अटक के रह गई है। अब ऑथर ने बोला कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ना इंडिया साउथ कोरिया के कल्चर को समझता है एंड ना साउथ कोरिया इंडिया के कल्चर को समझता है। तो ऑथर ने जो मेजर रीजन बताया है दोनों कंट्रीज की दूरियों का वो ये है कि हम दोनों एक दूसरे कल्चर को नहीं समझते। इंडिया क्या करता है, उसको लगता है कि साउथ कोरिया का कल्चर जो वो जापानीज कल्चर से या साउथ ईस्ट जो नेशन कल्चर है उनसे मैच करता है। दूसरा, कोरिया जो है वो इंडिया को एक बहुत पुअर नेशन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह समझता है और पॉवर्टी हंगर ऐसी कंट्री की जैसे समझता है जहां पे डिप्राइवेशंस हैं और ये डिप्राइवेशंस उनके माइंड में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एग्जेजरेटेड हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली जो इंडिया है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो साउथ कोरिया के रिलेशंस को समझे, साउथ कोरिया के कल्चर को समझे। और अभी एक अच्छा स्टेप यहाँ पे ये लिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर सेंटर जो कि सियोल में बनाया गया था 10 साल पहले। इट वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इट्स मिशन वॉज टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देना था। Yet the current focus on the diplomatic initiatives an important but not the only component of potentially rich bilateral speech। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिप्लोमेटिकली हम एक दूसरे से रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, बट हमको बहुत ज़्यादा वाइड एरीना है रिलेशन बढ़ाने का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने का, कल्चरल एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ जुड़ने का, ठीक है ना। जैसे भगवान राम से भी उनका साउथ कोरियंस का थोड़ा कनेक्शन है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर आपको कनेक्शन पता हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो ऑथर ने यही बोला है कि हमको क्या करना है कि एवरेज आदमी को बताना है। देखो अब है कि जो कल्चरल सेंटर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये रिच और एलीट के लिए रहते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन मैन को बताना चाहें कि क्या कैसे है रिलेशनशिप में, तो हमको ऐसा कोशिश करना है कि ये सारे सेंटर्स जो हैं वहां पे कॉमन मैन के एक्सेस में रहें, ठीक है ना। वही चीज इंडिया में हमको करनी पड़ेगी रिगार्डिंग साउथ कोरिया के लिए हमको सेम चीज इंडिया में भी करनी पड़ेगी। यहां पे देखो लिखा भी है, द सेम मे बी एप्लीकेबल टू साउथ कोरियन कल्चरल सेंटर्स इन इंडिया। जो साउथ कोरियन कल्चरल सेंटर्स हैं इंडिया में, हमको वही करना चाहिए। एंड जितना जल्दी हम ये करेंगे उतना जल्दी हम रीजन में अपनी हेजेमोनी भी बना सकते हैं। अगर रीजन में हमको अपनी हेजेमोनी बनानी है तो ही हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो ऑथर ने यही सारी चीजें बताई है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज एनालिसिस पार्ट, है ना, और आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें हमने बताई। तो इसी तरीके से हम न्यूज़ एनालिसिस करते रहेंगे। एंड प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। एंड आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, है ना। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग देम। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें डिस्कस और करनी चाहिए या और ज़्यादा कुछ नया आप चेंज चाहते हैं, बट अब हमने डिसाइड किया कि अब जैसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट होते रहने चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हुए इधर उधर, हमने सोचा कि दो अलग करके देखें या ऐसा करके, लेकिन अब जो भी सही सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम था वही हम रखेंगे। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।